ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोहित जानना चाहता था कि आखिर अक्षय किस तरह की शर्त लगाना चाहता था रोहित के साथ। अक्षय ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, इस वक्त तो गुलेरिया परिवार भरपूर साथ दे रहा है तुम्हारा, मगर जब तुमसे तुम्हारी दौलत और तुम्हारा पावर छीन लिया जाएगा उस वक्त तुम्हें उनका असली चेहरा नजर आएगा। गुलेरिया परिवार जब यह देखेंगे कि तुम्हारे पास वह पैसा और पावर नहीं रहा तो तुम्हें लगता है कि गुलेरिया परिवार इसी तरह तुम्हें सपोर्ट करेगा? सपोर्ट करना तो दूर की बात है, वह लोग अपनी बेटी का रिश्ता भी तुम्हारे साथ कभी नहीं जोड़ेंगे। जिस अनिका के प्यार में तुम अंधे बने घूम रहे हो, वही अनिका तुम्हें ठोकर मारकर तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। अक्षय ने यह बात काफी कॉन्फिडेंस के साथ कही थी। रोहित ने भी उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ अक्षय से कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। रोहित की आवाज में कॉन्फिडेंस देखकर अक्षय ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम एक सरफिरे इंसान हो, मगर यह नहीं जानता था कि तुम प्यार में अंधे हो, एक पागल हो। जो गलती मैंने सालों पहले की थी वही गलती तुम करने जा रहे हो। अपने प्यार पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करके तुम एक दिन जरूर पछताओगे। देखना, वह दिन जरूर आएगा जब तुम और तुम्हारी माँ मेरे पैरों में गिरकर मेरे सामने मदद की भीख मांगोगे। तुम दोनों गिड़गिड़ाओगे मेरे सामने। जब एक एक करके तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हर लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएंगे, उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई थी। इससे पहले कि रोहित काउंटर आर्गुमेंट कर पाता, उससे पहले अक्षय ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद रोहित अपने एक उंगली अपने गालों पर रखकर अपने चेयर पर बैठा कुछ देर तक अक्षय के बारे में सोचता रहा। रोहित को पक्का यकीन हो गया था कि अक्षय का दिल काफी नरम था। वह बाहर से चाहे कितनी भी शैतानी बातें करने की कोशिश कर रहा हो, मगर उसका दिल बिल्कुल मोम का था। अक्षय अपने ही दिल की आवाज सुन नहीं पा रहा था और रोहित जानता था कि जो इंसान अपने ही दिल की बातें ना सुन सकता हो वह खुद ही अपना दुश्मन बनता घूमता रहता है। मगर फिर भी रोहित इतना तो जान चुका था कि जरूर अक्षय रोहित को हराने के लिए कोई न कोई चाल चलने वाला था। मगर रोहित यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अक्षय का अगला कदम क्या होगा। जब रोहित ने यह सब कुछ सोच रहा था तभी रोहित के ऑफिस के बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। वह आवाज सुनकर रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह सारी की सारी आवाज रोहित के दिल के काफी करीब थी। रोहित ने जब अपनी केबिन से बाहर निकलकर देखा तो अनिका और आयशा तीनों बच्चों के साथ रोहित की ओर आ रहे थे। रोहित को देखते ही नन्ही सी रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए रोहित की ओर दौड़ लगाई। रोहित के पांव से लिपटकर रिया ने कहा, डैडी, क्या आप जानते हैं अभी नीचे कितना मजा आया मुझे? रोहित अच्छी तरह से जानता था कि नीचे क्या कुछ हुआ था, मगर रोहित ने बिल्कुल बेखबर होने की एक्टिंग करते हुए रिया से कहा, क्या हुआ? मैं तो अपने काम में बिजी था। क्या तुम सबने मिलकर नीचे कोई पार्टी की जिसमें मुझे इनवाइट नहीं किया गया? रिया ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, अरे नहीं डैडी, अगर हम पार्टी करेंगे तो क्या आपको इनवाइट नहीं करेंगे? आपके बिना तो हमारी पार्टी अधूरी रह जाएगी। रिया अच्छी तरह से जानती थी कि बड़ों का मन कैसे जीता जा सकता है। अलेक्जेंडर और आर्यन भी रिया के ठीक पीछे खड़े थे, मगर रोहित को देखकर उन दोनों के एक्सप्रेशन काफी नरम थे। आर्यन ने भी अपने पापा को ग्रेट किया। अब अलेक्जेंडर जानता था कि रोहित को ग्रेट करने की अब उसकी बारी थी। वो रूड नहीं लगना चाहता था, इसलिए रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, हेलो डैड। भले ही अलेक्जेंडर की आवाज में रोहित को अभी भी वो अपनापन नहीं नजर आ रहा था, मगर रोहित इस बात से खुश था कि अलेक्जेंडर ने रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था और एक्सेप्ट करने की ओर अपना पहला कदम उठा लिया था। रोहित ठीक अलेक्जेंडर के सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपना एक हाथ अलेक्जेंडर के कंधे पर रखकर कहने लगा, मुझे लगता है अब तुम्हारा नाम बदल देना चाहिए। यह नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे तुम कोई खड़ूस राजा हो जो दूसरे राजाओं की रियासत हथियाने निकला है।
मैंने तुम्हारे लिए कुछ नाम सोच कर रखे हैं। तुम्हें जो भी पसंद हो वह सिलेक्ट कर सकते हो। तभी अनिका ने भी अपने घुटनों के बल बैठते हुए एलेक्जेंडर से कहा, मुझे लगता है तुम्हारा सरनेम गुलेरिया होना चाहिए। अनिका के मुंह से यह प्रस्ताव सुनते ही रोहित ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। एलेक्जेंडर ने भी कुछ देर सोचने के बाद कहा, एक बात तो पक्की है, मैं अपना सरनेम मारवा नहीं रखने वाला, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि मैं यहाँ आर्यन से उसके हक और अधिकार छीनने आया हूँ। मगर मैं आप सबको एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बड़े होकर अपने पैसे खुद कमा लूँगा। मुझे किसी भी रियासत हथियाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एलेक्जेंडर की यह बात सुनकर अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एलेक्जेंडर इतनी छोटी सी उम्र से ही सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की बातें कर रहा था। यह सुनकर अनिका को काफी अच्छा लग रहा था। फिर उसने एलेक्जेंडर की पीठ थपथपाते हुए कहा, यह बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। चलो, तुम्हारी बात भी सही है, मगर अब कोई अच्छा सा नाम भी तो सोचना होगा। रोहित के हाथ को कंधे से हटाते हुए एलेक्जेंडर ने कहा, ना ही मैं अपना नाम बदलना चाहता हूँ और ना ही मुझे किसी सरनेम की कोई जरूरत है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा ही ठीक हूँ। अगर आप लोगों को मेरा नाम पसंद नहीं है तो आप लोग सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आप मुझे घर से निकालना चाहते हैं तो बेशक निकाल दीजिए, मगर मैं एलेक्जेंडर हूँ और हमेशा एलेक्जेंडर ही रहूँगा। नाम बदलने की बात सुनते ही एलेक्जेंडर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। अब वह ज्यादा देर किसी के साथ कोई और कमेंट नहीं करना चाहता था, इसलिए अपनी बात पूरी करते ही एलेक्जेंडर अपने कमरे की ओर दौड़कर चला गया और कमरे के अंदर जाते ही उसने अपने बेडरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। एलेक्जेंडर काफी इरिटेट होकर अपने कमरे में यहाँ वहाँ घूमने लगा। तभी एलेक्जेंडर की जेब में पड़ा उसका सीक्रेट फोन वाइब्रेट होने लगा। जैसे ही एलेक्जेंडर ने कॉल रिसीव किया, क्रिस्टोफर की आवाज एलेक्जेंडर के कानों पर पड़ी। कैसे हो बेटा? तुम तो अपने बाप को पूरी तरह भूल गए। मैं तो बस यही जानना चाहता हूँ कि क्या तुम अपने बाप की सिखाई हुई हर चीज भूल गए हो या कुछ बातें याद है तुम्हें? क्रिस्टोफर की आवाज सुनकर एलेक्जेंडर की नजरें झुक गईं। चाहे क्रिस्टोफर कैसा भी था, मगर पिछले 6 सालों में क्रिस्टोफर ने अच्छी तरह से एलेक्जेंडर की देखभाल की थी। भले ही एलेक्जेंडर की परवरिश करने का क्रिस्टोफर का तरीका काफी अजीब था, मगर पिछले 6 सालों में क्रिस्टोफर ने एलेक्जेंडर को बिल्कुल महफूज रखा था। क्रिस्टोफर की आवाज सुनते ही 6 साल के एलेक्जेंडर के मन में काफी उलझनें पैदा हो गईं। एलेक्जेंडर ने दबी हुई आवाज में क्रिस्टोफर से कहा, आई मिस यू डैडी। एलेक्जेंडर के मुंह से यह बात सुनते ही क्रिस्टोफर ने कहा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। क्रिस्टोफर की यह बात सुनते ही एलेक्जेंडर की आंखें भर आई। जब एलेक्जेंडर फोन पर खामोश रहा तो क्रिस्टोफर ने कहा, ठीक है, अगर हम दोनों एक दूसरे को इतना ही मिस करते हैं तो मुझे लगता है तुम्हें यहाँ वापस आ जाना चाहिए। मैं अभी अपने किसी आदमी को भेजता हूँ, वह तुम्हें फिर से यहाँ ले आएगा। क्रिस्टोफर की बात सुनते ही एलेक्जेंडर काफी कंफ्यूज हो गया। उसने कुछ कहा नहीं था, मगर एलेक्जेंडर की खामोशी ने काफी कुछ बता दिया था। क्रिस्टोफर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जानता था तुम्हारा यही रिएक्शन होगा। एक तरफ तो तुम कहते हो कि मुझे मिस करते हो, मगर यहाँ आना भी नहीं चाहते। इसका मतलब साफ है कि अपने असली माँ बाप के पास जाकर तुम अब धीरे धीरे उनके परिवार का हिस्सा बनते जा रहे हो। शायद यह बात अब तक तुम खुद भी नहीं जानते थे, मगर तुम्हारे इस रिएक्शन से मैं तुम्हारा मन अच्छी तरह जान गया हूँ। आखिर 6 सालों तक पाला है मैंने तुम्हें। तुम कब क्या रिएक्शन देते हो यह सब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इस वक्त मैं इतना ही कह सकता हूँ कि धीरे धीरे तुम अपने परिवार का हिस्सा बनते जा रहे हो, और जितना तुम अपने परिवार के नजदीक जाओगे उतना ही मुझसे दूर होते चले जाओगे। एलेक्जेंडर जानता था कि कहीं न कहीं क्रिस्टोफर की यह बात भी सच थी। एलेक्जेंडर उसे मिस जरूर करता था, मगर वह फिर से उस बेसमेंट वाले काले कमरे में नहीं जाना चाहता था। जब एलेक्जेंडर दिल्ली पहुंचा था तब वह अपने पालतू जानवरों को बहुत मिस करता था और हमेशा यह सोचता रहता
कि उसे जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास वापस जाना था। मगर क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर के सारे दोस्तों को दिल्ली भिजवाकर अलेक्जेंडर की वह इच्छा भी पूरी कर दी थी। अब वह अपने दोस्तों को मिस नहीं करता था, इसलिए उसके पास अब वापस जाने का कोई कारण नहीं था। क्रिस्टोफर ने कुछ देर बाद कहा, तुम अगर इस बारे में बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। मगर हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम्हारा जब जी करे तब मुझे एक कॉल लगा देना, मेरा एक आदमी तुम्हें वहाँ से छुड़ा ले आएगा। अलेक्जेंडर इस बात पर बिल्कुल खामोश रहा। टॉपिक बदलते हुए क्रिस्टोफर ने कहा, वैसे उस रोहित मारवा ने तुम्हारा नया नाम क्या रखा है? इस बात का पलटकर जवाब देते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, मैं अपना नाम कभी नहीं बदलूंगा। क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर को समझाते हुए कहा, देखो, तुम्हारा जो नाम है वह हो सकता है कि उनके परिवार का हिस्सा न लगे। वह अपने परिवार के मुताबिक तुम्हारा नाम रखने की कोशिश करेंगे। अलेक्जेंडर जानता था कि क्रिस्टोफर जो कुछ भी कह रहा था वह सब सच था, मगर अलेक्जेंडर और रोहित के बीच में अभी अभी क्या बातें हुई थी, वह सारी बातें अलेक्जेंडर क्रिस्टोफर के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। अलेक्जेंडर ने रोहित से कहा, मैं अपना नाम कभी नहीं बदलने वाला। बस इस बात पर अलेक्जेंडर को फोन के जरिए क्रिस्टोफर की हंसी सुनाई देने लगी। तुम्हारा नाम मैंने रखा है और वह लोग मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। अपने बेटे का नाम अगर कोई दुश्मन रखे तो यह बात उन लोगों की आंखों को चोट पहुंचाती रहेगी। वह लोग मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा विलन समझते हैं और तुम्हें उस विलन की परछाई। वह लोग मेरे साथ जुड़ी तमाम चीजें तुम्हारी जिंदगी से दूर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वह तुम्हारा नाम ही क्यों न हो। अगर तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते तो ना सही। इसके बाद क्रिस्टोफर ने पूछा, वैसे तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? इस सवाल पर अलेक्जेंडर को थोड़ी सी हैरानी होने लगी। उसने कहा, वह बिल्कुल ठीक है, मगर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अलेक्जेंडर को ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टोफर उसे कोई बहुत बड़ी बात कहने वाला था। मगर तभी अचानक अलेक्जेंडर के बेडरूम के दरवाजे पर कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। अलेक्जेंडर दौड़कर दरवाजे के पास गया और अंदर से ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? क्यों परेशान कर रहे हो? तभी अलेक्जेंडर को बाहर से रिया की आवाज सुनाई दी। रिया ने अलेक्जेंडर से कहा, अलेक्जेंडर जल्दी चलो, खाना तैयार है, हमारे लंच का टाइम हो गया है और आज लंच में तुम्हारी मनपसंद चीजें बनी है। क्या तुम जानती हो तुम्हें गाजर बहुत पसंद है ना? इसलिए आज तो खास तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया गया है। यह डिश तुमने यूरोप में पहले कभी नहीं खाई होगी। अगर एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। रिया यह कहने के बाद भी जोर जोर से दरवाजा नॉक करती रही। अलेक्जेंडर ने धीमी आवाज में क्रिस्टोफर से कहा, मुझे अब जाना होगा, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। यह कहकर अलेक्जेंडर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और दरवाजा खोलकर रिया के साथ नीचे चला गया। वहां एक काफी अंधेरे कमरे में बैठा हुआ क्रिस्टोफर अपने एक कान पर फोन लगाए खिड़की के बाहर देखता रहा। अपनी मुट्ठी में फोन को मसलते हुए क्रिस्टोफर ने कहा, यह नन्हा सा शैतान बच्चा बहुत बदतमीज हो गया है। मेरे मुंह पर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। लगता है अब इस पर भी मारवा खानदान के खून का रंग चढ़ने लगा है। तभी क्रिस्टोफर के सामने बैठे आशीष ने क्रिस्टोफर से कहा, या यूं कहा जाए कि तुम्हारे साथ का रंग अब अलेक्जेंडर के मन से उतरने लगा है। आशीष की इस बात पर क्रिस्टोफर गुस्से से लाल आंखें लिए आशीष की ओर देखता रहा। जब क्रिस्टोफर गुस्से से आशीष डोगरा की ओर देख रहा था, तब आशीष ने मुस्कुराते हुए क्रिस्टोफर से कहा, तुमने भी उसकी कोई खास अच्छी परवरिश भी नहीं की है, जो अब उसके पास अच्छा बर्ताव एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्रिस्टोफर ने आशीष की इस बात पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, क्या कमी थी मेरी परवरिश में? उसे जब जो चाहिए होता मैं उसे भिजवा देता। और यह मत भूलो कि आज वह जिंदा है तो सिर्फ मेरी वजह से। अगर मैं नहीं होता तो वह कब का मर गया होता। आशीष डोगरा ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम ही ने उसकी जान बचाई है, मगर जान बचाने के बाद उसके साथ किया क्या? एक अंधेरी काली कोठरी में उसे डाल दिया। इंसान जब जन्म लेता है दुनिया देखने के लिए, तुमने उसी दुनिया से उसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। यहाँ वह सिर्फ सांसें ले रहा था,
वहां जाकर उसे जिंदगी क्या होती है इस बात का एहसास हुआ है। उसे भी अधिकार है कि बाकी आम बच्चों की तरह जिंदगी गुजारे। एक काले कमरे में रखकर तुमने उसे अपनी ही जिंदगी से दूर कर दिया था। आशीष डोगरा की बातें सुनने के बाद क्रिस्टोफर ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालते हुए कहा, तुम्हारी खांसी काफी कम हो गई है, इसलिए इतना ज्यादा बोल सकते हो। आशीष डोगरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जब से मैंने वह दवाई ली है मेरी खांसी काफी कंट्रोल में आ गई है। चलो, मरने से पहले कुछ पल राहत की सांस ले पाऊंगा, वरना मुझे तो लग रहा था कि यह आखिरी 3 महीने भी खांसते खांसते ही गुजर जाएंगे। आशीष डोगरा की बात सुनते ही क्रिस्टोफर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्रिस्टोफर ने आशीष डोगरा के कानों को मसलते हुए कहा, सचमुच तुम बड़े ही प्यारे बदकिस्मत हो। मारवा हाउस में खाना खाने के बाद रोहित और अनिका बच्चों के कमरे में जाकर कुछ वक्त गुजारने लगे। तीनों बच्चे कुछ देर तक गेम खेलते रहे। तीनों बच्चों के शोर शराबे में अचानक ही अनिका की आंखें भारी होने लगी। रोहित ने जैसे ही देखा कि अनिका नींद में सर का बैलेंस घुमाने वाली थी, तब जल्दी से रोहित अनिका के ठीक बगल में जाकर बैठ गया ताकि अनिका का सर सीधे रोहित के कंधे पर आकर झुके। कुछ देर तक अनिका रोहित के कंधे पर सर रखकर सोई रही, मगर फिर अचानक ही रिया ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया, जिससे अनिका की आंखें खुल गई। रिया मोबाइल गेम पर खेलते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच जीत चुकी थी, इसलिए जोर जोर से शोर मचाने लगी थी। अलेक्जेंडर और आर्यन भी रिया को देखकर काफी खुश लग रहे थे। बच्चों को एक दूसरे के साथ इस तरह घुल मिलकर खेलते हुए देखकर अनिका के चेहरे पे मुस्कान आ गई। रोहित ने धीमी आवाज में अनिका से कहा, मुझे लगता है अलेक्जेंडर बच्चों के साथ काफी घुल मिल गया है, मगर हमारे साथ घुलने मिलने में उसे कुछ वक्त लग सकता है। मुझे लगता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वक्त अलेक्जेंडर के साथ बिताना चाहिए ताकि वह हमारे परिवार के साथ कंफर्टेबल हो जाए। अनिका ने रोहित की इस बात पर हाँ में अपना सर हिला दिया। रोहित ने अनिका से कहा, मुझे लगता है अब तुम्हें भी यहीं आकर रहना चाहिए। अनिका रोहित की इस बात पर हैरान होकर बड़ी बड़ी आंखें करके रोहित की ओर देखने लगी। रोहित ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, तुम मेरा गलत मतलब मत समझो, मैं तो सिर्फ बच्चों की खातिर कह रहा था। आर्यन और मैं तो तुम्हें मिस करते ही हैं, मगर मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर भी तुम्हें काफी मिस करता है। वो बोल नहीं सकता। मुझे लगता है कि तीनों बच्चों को अपनी माँ की जरूरत है। मैं तो बच्चों के लिए कह रहा था। अनिका ने रोहित की बातों में शरारत पढ़ ली थी। अनिका ने रोहित से कहा, मुझे बहुत काम है। वाकई में अनिका काफी स्ट्रेस से गुजर रही थी। अनिका दिन रात सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचती रहती थी कि आखिर किस तरह वह स्वाति मल्होत्रा ने बनाए हुए क्लू तक पहुंचकर V16 का डोज हासिल कर सके। अलेक्जेंडर को बचाने के लिए अब अनिका के पास वक्त बहुत कम था। तीनों बच्चे आपस में खेलते खेलते थक गए और फिर तीनों एक बेड पर जाकर एक दूसरे के बिल्कुल करीब लेट गए। तभी नन्ही सी रिया ने अनिका और रोहित की ओर देखकर कहा, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हम तीनों दुनिया के सबसे बदकिस्मत बच्चे हैं? रिया की यह बात सुनकर अनिका और रोहित दोनों हैरान हो गए। नन्ही सी रिया ने आर्यन की ओर देखकर कहा, सारे बच्चों के माँ बाप एक साथ रहते हैं, मगर हम ही वह बदकिस्मत बच्चे हैं जिनके माँ बाप एक साथ नहीं रहते। अलेक्जेंडर भी ये बात सुनकर काफी हैरान हो गया। उसने रिया से पूछा, क्या सारे बच्चों के माँ बाप बच्चों के साथ ही रहते हैं? रिया ने अपना एक हाथ सर पर मारते हुए कहा कि तुम्हें इतना भी नहीं पता? तुम इंटरनेट पर इतनी बातें पढ़ते हो, सीखते रहते हो, क्या तुम कभी इंटरनेट पर यह नहीं पढ़ा कि छोटे बच्चे हमेशा ही अपने माँ बाप के साथ रहते हैं? अलेक्जेंडर ने अपनी नजरें झुका ली। अलेक्जेंडर ने कभी भी इन सब बातों के बारे में कोई सर्च नहीं की थी। नन्ही सी रिया ने अनिका की ओर देखकर कहा, मम्मा, क्या तुम हमारे साथ में नहीं रह सकती? क्या आपको पता है रात को आर्यन को कभी कभी बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि वह आपको बहुत मिस करता है। रिया की बात सुनते ही आर्यन हैरान रिया की ओर देखने लगा। आर्यन जानता था कि रिया झूठ बोल रही है। आर्यन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
बल्कि खुद रिया रात को अचानक ही नींद से जाग जाती थी और अनिका को याद करने लगती थी। मगर तब आर्यन ने रिया के सर पर हाथ रखकर उसे फिर से सुलाया था। आर्यन को इस बार रिया की इस झूठ पर गुस्सा नहीं आ रहा था। आर्यन जानता था कि रिया यह सब सिर्फ इसलिए कह रही थी ताकि वह किसी तरह अनिका को जाने से रोके। अनिका ने आर्यन के सर पर हाथ रखकर कहा, ठीक है, आज रात मैं यहीं रुक जाती हूँ। अनिका की बात सुनते ही आर्यन और रिया के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। रोहित चेहरे पर भी खुशी नजर आ रही थी, मगर वो किसी तरह अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर रहा था। रोहित को आज इस बात का एहसास हो गया था कि फाइनली उसकी पूरी फैमिली एक ही छत के नीचे एक साथ जिंदगी गुजारने की और पहला कदम बढ़ाने वाली थी। अनिका ने रोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट देख ली थी, इसलिए रोहित को आंख दिखाते हुए अनिका ने कहा, मुझे लगता है मैं यहीं इसी कमरे में बच्चों के साथ सो जाऊंगी। तुम्हें तुम्हारे लिए कोई और कमरा पसंद कर लेना चाहिए। रोहित ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, कैसी बात कर रही हो तुम? इस छोटे से घर में अब मैं कहाँ अपने लिए जगह ढूंढने जाऊं? इससे पहले कि अनिका रोहित की इस बात का जवाब देती, कमरे के दरवाजे पर कोई जोर जोर से नॉक करने लगा। रोहित ने जैसे ही दरवाजा खोला, रोहित ने देखा कि तेज सांसें लेता हुआ चिराग मेहता दरवाजे के बाहर खड़ा था। चिराग मेहता ने तेज सांसें लेते हुए रोहित से कहा, अभी के अभी हंसराज मारवा ने मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मीटिंग बुलाई है। यह बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने चिराग मेहता से कहा, मुझे लगता है उन्होंने अपने हिस्से के 50% शेयर हासिल कर लिए हैं, इसलिए इतनी अर्जेंटली मीटिंग बुला रहे हैं। चिराग मेहता ने तेज सांसें लेते हुए कहा, हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैंने पिछले कुछ दिनों से उन पर नज़र बनाए रखी थी। उन्होंने अपने अमेरिका के बिजनेस का सारा पैसा हमारी कंपनी के शेयर खरीदने में लगा दिया है। हमारे कुछ लोग भी उनका साथ देने वाले हैं और आपके कहने के मुताबिक मैंने हमारे कुछ खास लोगों को भी जानबूझकर उनका साथ देने के इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। रोहित ने चिराग मेहता की बात सुनकर सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। चिराग मेहता ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मगर सर, मैंने सुना है कि अक्षय वर्मा ने भी उनके साथ एक डील की है। अक्षय वर्मा के पास हमारी कंपनी के 5% शेयर हैं, जो वह हंसराज मारवा को देने वाला है। यह बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनिका ने जो ठीक रोहित के सामने खड़ी रोहित और चिराग मेहता के बीच होने वाली सारी बातें गौर से सुन रही थी, उसने रोहित के चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर यह अंदाजा लगा लिया था कि रोहित मारवा और हंसराज मारवा के बीच छिड़ी जंग में रोहित ने एक ऐसा प्लान बना रखा था जिसमें वह हार कर भी जीतने वाला था। मगर अनिका पूरी तरह से यह नहीं जानती थी कि आखिर रोहित का प्लान क्या था। रोहित ने जानबूझकर अपने कुछ खास आदमियों को हंसराज का साथ देने को कहा था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि आयुष और पंकज मारवा भी अपने हिस्से के शेयर के जरिए हंसराज मारवा को सपोर्ट करने वाले थे। मगर रोहित जानबूझकर खामोश रहकर यह पता लगाना चाहता था कि आखिर उसी के घर में कौन कौन था जो हंसराज मारवा का साथ देने वाला था। अनिका समझ गई थी कि इस बार रोहित ने घर के हर गद्दार को बेनकाब करने की ठान ली थी। जब रोहित ने देखा कि अनिका बड़े ही ध्यान से रोहित और चिराग मेहता की बातें सुन रही थी, तब रोहित ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखा और कहा, फिक्र मत करो, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। अनिका काफी हैरान है। अनिका ने रोहित से पूछा, तुम्हें ये किस तरह से कह सकते हो? मेरा मतलब है ज्यादा शेयर होल्डर्स अगर हंसराज मारवा का साथ देंगे तो फिर सिचुएशन तुम्हारे हाथ में कैसे रहेगी? रोहित ने इस बात पर मुस्कुराते हुए कहा, बिजनेस प्लानिंग और स्ट्रेटजी की यही तो खूबसूरती है। जब लोगों को लगे कि तुम हार रहे हो, वहीं से ही मौका होता है सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाने का। जब सामने वाला अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझने लगे, तब वह एक बहुत भारी गलती कर देता है, और वह गलती ये होती है कि वह अपने सामने खड़े इंसान को कमज़ोर समझने लगता है। मगर मैं तुम्हें इतना बता देना चाहता हूँ कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। बस यूँ समझ लो कि यह बस एक छोटी सी चाल चल रहा हूँ।
जिसमें मुझे यह समझ में आए कि मेरे ही घर में मेरी पीठ पीछे कौन मुझे खंजर भोंकने की कोशिश कर रहा है। इस बार एक साथ सारा कचरा साफ हो जाएगा। उसके बाद तुम बड़े ही शांति से इस घर में रह पाओगी। और हाँ, तुम्हारे डैड से कह देना कि उन्हें भी अब ज़्यादा पैसे खर्च करके मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। और हाँ, मेरी प्लानिंग के बारे में उन्हें कभी कुछ मत बताना। वैसे भी वह मारवा खानदान से काफ़ी नफरत करते हैं। अगर घर में क्या हो रहा है यह सारी बातें उन्हें बताई गई तो वह पक्का हमारी शादी रोक लेंगे। आखिरकार वह अपनी बेटी को किसी ऐसे घर में नहीं भेजना चाहेंगे जिस घर में उसके पति के दोस्त से ज़्यादा दुश्मन हो। चिराग मेहता कुछ और काम की बातें करके वहां से चला गया। रोहित कुछ देर के लिए बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। रोहित खामोश खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। तभी अनिका रोहित के ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई। रोहित को मन ही मन कुछ सोचते हुए देखकर अनिका ने रोहित से पूछा, आखिर इस जंग में फायदा किसका होगा? रोहित बिना कोई बात किए बस मुस्कुराते हुए अनिका को देखते रहा। अनिका समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर रोहित की आंखें क्या कहना चाहती थी। फिर अचानक ही अनिका को कुछ याद आया। अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, वैसे देखा जाए तो इस पूरी जंग में सबसे बड़ा फायदा अगर किसी का हुआ हो तो वह है उस इंपीरियल ग्रुप के मिस्टर किंग का। सचमुच बड़ा ही शातिर और चालाक बिजनेसमैन निकला। बाप बेटे की जंग का फायदा उठाते हुए 1000 रुपये का शेयर 20,000 रुपये में बेचकर काफी मोटी रकम जेब में कर ली। किंग की तारीफ सुनकर रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या एक्सप्रेशन दे। तभी अनिका ने रोहित से कहा, छोड़ो, मुझे उसकी इनके बारे में कोई बात नहीं करनी। वैसे भी मुझे उससे एक बहुत जरूरी काम है। अगर किसी तरह वह मेरा काम करने के लिए राजी हो जाए तो अनिका आगे बात करने से कतरा रही थी। अनिका की आंखों में रोहित ने बेचैनी पढ़ ली थी। रोहित ने अनिका से पूछा, वैसे तुम्हें किंग से क्या काम है? अनिका के मुंह से किंग से मदद लेने की बात सुनकर रोहित हैरान रह गया था। रोहित खुद नहीं जानता था कि आखिर अनिका को किंग के पास क्या काम था। रोहित के सवाल का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, जाने से पहले बूढ़े बाबा ने मुझसे कहा था कि अगर इस दुनिया में मुझे कोई मदद कर सकता है तो वह सिर्फ इंपीरियल ग्रुप का किंग था। मुझे यह नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, मगर इसी सिलसिले में मैं किंग से मिलना चाहती हूँ। अनिका की बात सुनकर रोहित हैरान रह गया। रोहित अनिका से अपनी जिंदगी के बारे में कुछ छुपाना नहीं चाहता था, मगर इंपीरियल ग्रुप के कुछ रूल थे जो ग्रुप का लीडर होने के नाते रोहित को निभाने थे। रोहित अपनी आइडेंटिटी किसी पर जाहिर नहीं कर सकता था, चाहे वह उसकी होने वाली पत्नी ही क्यों ना हो। रोहित के मन में इच्छा तो बहुत हुई थी कि वह अनिका से कह दे कि वही इंपीरियल ग्रुप का किंग था, मगर रोहित के फर्ज ने उसे ऐसा करने से रोक रखा था। रोहित ने अनिका से कहा, अगर तुम्हें किंग की मदद चाहिए तो वह मुश्किल नहीं होगा, वह जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। अनिका भी अब रोहित को इस बात के लिए ज्यादा उलझाना नहीं चाहती थी, इसलिए बात घुमाते हुए अनिका ने रोहित से कहा, इस वक्त तुम्हें कंपनी में आई इस नई मुसीबत का सामना करने में तुम्हारा पूरा ध्यान लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे भी V16 पावर ड्रग ढूंढने में अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए। हमें किसी भी तरह V16 पावर ड्रग तक कुछ ही दिनों में पहुंचना होगा। अनिका जानती थी कि इतनी आसानी से वह स्वाति के छोड़े गए क्लू को पहचान नहीं पाएगी। स्वाति के मरने के इतने सालों बाद भी जिन क्लू तक क्रिस्टोफर की खतरनाक गैंग नहीं पहुंच पाई थी, उन क्लू तक पहुंचना अनिका के लिए भी आसान नहीं होने वाला था। मगर अनिका जमीन आसमान एक करके भी स्वाति के छोड़े हुए क्लू तक पहुंचने की ठान ली थी। अलेक्जेंडर को बचाने का सिर्फ यही एक तरीका था। रोहित अनिका से कोई बात करे उससे पहले फिर से चिराग दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। चिराग को फिर से आया हुआ देखकर रोहित के चेहरे पर इरिटेशन साफ नजर आने लगी, मगर रोहित जानता था कि इस वक्त चिराग भी कंपनी में हुई उथल पुथल से काफी परेशान था। रोहित चिराग के साथ नीचे लिविंग रूम में चला गया। कुछ देर चिराग से बात करने के बाद रोहित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बुलाई हुई मीटिंग की तैयारी करने लगा। चिराग को आने वाले 2 दिनों में बहुत काम करना था। हंसराज मारवा ने 2 दिनों बाद ही
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई थी और रोहित की प्लानिंग के मुताबिक चिराग को कई चीजों को इन 2 दिनों में अंजाम देना था। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर रोहित की सिग्नेचर लेने के बाद चिराग वहां से चला गया। चिराग के जाते ही रोहित तेजी से बेडरूम की ओर जाने लगा। बेडरूम का दरवाजा खोलते ही रोहित ने देखा अनिका बिस्तर पर लेटकर फोन पर कुछ काम कर रही थी। रोहित ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अनिका उसे बेडरूम में मिलेगी। रोहित कई दिनों से अनिका से प्यार करने के लिए बेसब्र था। रोहित ने सोचा था कि अनिका रिया के कमरे में रिया के साथ सो जाएगी, मगर अनिका को रोहित के बेडरूम में देखकर रोहित की उम्मीदें फिर से जागने लगी थी। रोहित जानता था कि बिस्तर पर लेटने के बाद कुछ ही मिनटों में अनिका गहरी नींद में सो जाती थी। इस बार रोहित अपनी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहता था, इसलिए जल्दी से वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर रोहित बाहर आ गया। अनिका को मोबाइल फोन पर काम करता हुआ देखकर रोहित की जान में जान आई। रोहित जानता था कि आज सही मौका था उसकी उम्मीदों को अंजाम तक पहुंचाने का। रोहित काफी रोमांटिक मूड में आ गया था। हल्के से विसल करते हुए रोहित अनिका के पास जाने लगा। कमरे में काफी अंधेरा था, मगर बाहर से आ रही हल्की हल्की रोशनी में और मोबाइल की स्क्रीन की लाइट में अनिका का चेहरा रोहित को साफ नजर आ रहा था। रोहित के बिस्तर पर अनिका एक चादर ओढ़े लेटी हुई थी। अनिका की नजरें अपने मोबाइल स्क्रीन पर जमी हुई थी और रोहित की नजरें अनिका की खूबसूरती पर। जैसे ही रोहित अनिका के पास जाकर बैठा, अनिका ने सीधे रोहित के होठों पर अपनी एक उंगली रख दी। अनिका का स्पर्श होते ही रोहित के दिल की धड़कन तेज हो गई। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आज आखिर अनिका को हो क्या गया था। तभी अनिका की धीमी आवाज रोहित के कानों पर पड़ी। अनिका ने कहा, तुम ये अचानक सीटी क्यों बजा रहे हो? शोर मत मचाओ वरना बच्चे जाग जाएंगे। अनिका की यह बात सुनते ही रोहित हैरान रह गया। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि अगर रोहित के अपने बेडरूम में सीटी बजाता है तो बच्चे अपने कमरे में कैसे जाग जाएंगे। तभी रोहित की नजरें अनिका के ठीक बगल में चादर में लेटे हुए तीनों बच्चों पर पड़ी। रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन अपने अपने शरीर पर चादर डालकर ठीक अनिका के बगल में लेटे थे। बच्चों पर नजर पड़ते ही रोहित ने अपने सर पर अपना हाथ रख लिया। रोहित ने दिल में कुछ और ही उम्मीदें जगाई थी, मगर मामला तो कुछ और ही निकला था। अनिका ने धीमी आवाज में रोहित के कानों में कहा, बच्चे जिद कर रहे थे कि आज उन्हें मॉम और डैड दोनों के साथ सोना है, इसलिए मैंने तुमसे बिना परमिशन लिए ही बच्चों को तुम्हारे बेडरूम में सुला दिया। आई होप यू डोंट माइंड। आज रात मैं भी यहीं सो जाऊंगी। रोहित अनिका को समझाना चाहता था कि वह भी यही चाहता था कि अनिका अपनी जिंदगी की हर रात रोहित के साथ बिताए, मगर रोहित ने यह नहीं सोचा था कि उसने अपनी कहानी को जिस अंजाम तक ले जाने के बारे में सोचा था उसका आगाज इस तरह से होगा। रोहित अपने दिल की बात अनिका को कह नहीं पा रहा था और अनिका रोहित के दिल की बात समझ नहीं पा रही थी। रोहित को कभी कभी अनिका की इस नासमझी से इरिटेशन भी होने लगी थी। रोहित ने कई बार अनिका को समझाने की कोशिश की थी कि अब उसका रिलेशनशिप आगे बढ़ने का वक्त आ गया था। बहुत जल्द उनकी शादी भी होने वाली थी। अनिका रोहित के 3 बच्चों की मां थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। अनिका और रोहित के बीच में 6 साल पहले जो संबंध बने थे वह एक प्लानिंग का हिस्सा थे, मगर अब बहुत जल्द उनका रिश्ता अपने असली अंजाम तक पहुंचने वाला था। वक्त आ गया था कि अनिका और रोहित को एक हो जाना चाहिए। रोहित से सब्र नहीं हो रहा था और अनिका रोहित की बेसब्री देख नहीं पा रही थी। रोहित धीरे से अनिका के बगल में जाकर लेट गया। अनिका ने अपना फोन अपने तकिए के नीचे रख दिया और अपने बाल बांधकर सोने की कोशिश करने लगी। अनिका की आंखें गहरी होने लगी थी। तभी अनिका को महसूस हुआ कि रोहित ने धीरे से अनिका के कंधे पर हाथ रख दिया था। रोहित धीरे धीरे अनिका को अपनी ओर मोड़ने लगा। अनिका भी इस बार रोहित को रोक नहीं पा रही थी। जैसे ही अनिका और रोहित का चेहरा एक दूसरे के पास आया, अनिका महसूस करने लगी कि रोहित की सांसें तेज होने लगी थी। धीरे धीरे रोहित ने अनिका के होठों को चूमने के लिए अपने होठों को आगे बढ़ाया। अनिका ने रोहित को धीरे से एक धक्का दे दिया। हालांकि अनिका रोहित की इंसल्ट नहीं करना चाहती थी, मगर रोहित के एक्शन पर एक ऑपोजिट रिएक्शन देते हुए अनिका ने उसे एक हल्का सा धक्का दे दिया। रोहित जाकर सीधा बिस्तर से नीचे गिर गया। रोहित को तब इस बात का एहसास हुआ कि अनिका खुद भी एक काफी मजबूत और ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट थी।
रोहित को जमीन पर गिरा हुआ देखकर अनिका को काफी अफसोस होने लगा। अनिका धीमी आवाज में रोहित से कहने लगी, आई एम सॉरी, तुम्हें चोट पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। अनिका ने रोहित को सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही रोहित ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की, तभी रिया अपने कंबल से बाहर आकर रोहित और अनिका की ओर देखकर कहने लगी, क्या हुआ मॉम? डैड, आप लोग इतनी रात को इस तरह फाइटिंग क्यों कर रहे हो? क्या आप लोगों के बीच में फिर से कोई रेस्टलिंग मैच शुरू होने वाली है? रिया का आवाज सुनकर आर्यन और एलेक्जेंडर भी जाग गए। एलेक्जेंडर ने रिया से पूछा, क्या हुआ? यह तुम किस मैच की बात कर रही हो? रिया ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम जानते नहीं, मॉम और डैड दोनों बहुत अच्छे रेस्टलर हैं। मेरे ख्याल से इस वक्त वह दोनों एक मैच खेलने जा रहे हैं। मुझे बहुत मजा आएगा। मैं इस मैच में डैड के साइड हूँ। कम ऑन डैड, मॉम के सामने हारना मत, मगर याद रहे मॉम को चोट नहीं लगनी चाहिए। रिया के इस तरह की अजीबोगरीब शर्त सुनकर रोहित काफी परेशान हो गया। अलेक्जेंडर ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, मैं आपकी साइड हूँ, पूरी ताकत लगाकर फाइटिंग करना। मैं जानता हूँ लड़कियां कमजोर होती हैं, मगर आपको कमजोर नहीं होना है। मैं इस मुकाबले में आप ही की तरफ हूँ। इसके बाद अलेक्जेंडर और रिया ने आर्यन को हिलाते हुए पूछा, बताओ तुम किसकी तरफ हो? हालांकि आर्यन अलेक्जेंडर और रिया की ही उम्र का था, मगर अनिका और रोहित के रिएक्शन देखकर आर्यन समझ चुका था कि दोनों के बीच कोई फाइटिंग मैच नहीं होने वाली थी। सनी ने कई बार आर्यन को समझाया था कि जब भी दो बड़े यानी कि एक औरत और एक मर्द अपने बेडरूम में एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर रहे हो तो समझ लेना बहुत जल्द उन्हें एक बेबी होने वाला है। हालांकि आर्यन पूरी तरह से इस बात को नहीं समझ सकता था, मगर वह इतना जरूर जानता था कि बड़ों के बीच कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो बच्चे नहीं जानते। अलेक्जेंडर और रिया की ओर पीठ करते हुए आर्यन अपनी जगह पर सो गया और कहने लगा, मॉम डैड को आराम करने दो और तुम लोग चुपचाप सो जाओ। रिया ने आर्यन की पीठ पर एक मुक्का मारते हुए कहा, ओहो, तुम तो बहुत बिजी हो, बिल्कुल मम्मी की तरह। जरा उठकर देखो तो कि दोनों में से कौन जीतता है। अनिका जानती थी कि बच्चों का दिल रखने के लिए अब उसे रोहित के साथ फाइट करनी ही होगी। अनिका अपनी जगह से खड़ी हुई और जोर से अनिका ने जमीन पर लेटे रोहित के पेट पर लात मार दी। अनिका ने इस बात का खास ध्यान रखा था कि रोहित को ज्यादा चोट न लगे। पहले ही बार में रोहित ने अपना हाथ ऊपर करते हुए कहा, हार गया, मैं हार गया इस फाइट में, तुम जीत गई। बेड पर बैठे अलेक्जेंडर और रिया जोर जोर से ताली बजाने लगे। दोनों ने अनिका को कांग्रेचुलेशन कहा और कुछ देर बाद रोहित की खिंचाई करते हुए दोनों अपनी अपनी जगह पर लेट गए। अनिका ने दोनों के सर पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने तुम दोनों से कहा था ना, बेड पर लेटने के बाद ज्यादा खेलकूद नहीं करनी चाहिए। कुछ ही देर में तुम दोनों को सो जाना है, फिर अब तक तुम जाग क्यों रहे थे? रिया ने जवाब देते हुए कहा, मम्मा हम तो सो ही गए थे, आप दोनों की फाइटिंग की आवाज सुनकर हमारी आंखें खुल गई। रिया की बात सुनकर रोहित को अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी, इसलिए अनिका से लात खाने के बाद रोहित चुपचाप अनिका के बगल में जाकर लेट गया। अनिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आज पहली बार अनिका को रोहित के लिए काफी तरस आ रहा था। अनिका जानती थी कि बहुत जल्द अनिका और रोहित शादी के बंधन में बंधने वाले थे और ऐसे में रोहित को कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल था। इसलिए अनिका ने धीरे से रोहित के सीने पर हाथ रखते हुए उसे हल्के थपकियां देना शुरू कर दिया। रोहित को अचानक ही लगने लगा था कि अनिका उसे एक बच्चे की तरह सुलाने की कोशिश कर रही थी, मगर हैरानी की बात यह थी कि कुछ देर बाद रोहित गहरी नींद में सो गया था। अक्सर ऐसा होता था कि बिस्तर पर लेटने के बाद अनिका कुछ ही सेकंड में गहरी नींद में सो जाती थी, मगर आज अनिका का पूरा परिवार अनिका से पहले सो चुका था। अनिका ने भी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह जब रोहित की आंख खुली तो बिस्तर पर कोई नहीं था। रोहित यह देखकर हैरान था कि अभी सुबह के 9 बजे थे, मगर बच्चों के साथ साथ अनिका भी जाग चुकी थी। अनिका ने इस तरह के बदलाव रोहित ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तभी रोहित का फोन वाइब्रेट होने लगा। जैसे ही रोहित ने फोन उठाया, चिराग की आवाज रोहित के कानों पर पड़ी। चिराग मेहता ने कहा, कलयुग का महाभारत बहुत जल्द शुरू होने वाला है।
तैयार हो जाइए। चिराग ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बहुत सारी तैयारियां हो गई हैं। अब बस आपको एक टाइगर की तरह झाड़ियों के पीछे छुपकर अपने शिकार का इंतजार करना है। कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि आखिर आपकी सेना में आपके खिलाफ लड़ने वाला कौन है। रोहित ने चिराग को ताना मारते हुए कहा, ध्यान रखना, अगर वह धोखेबाज तुम ही निकले तो सबसे पहले मैं तुम्हारा ही शिकार करूंगा। चिराग अच्छी तरह से जानता था कि रोहित इस वक्त मजाक कर रहा था। रोहित को अगर अनिका के बाद इस दुनिया में बिजनेस के मामलों को लेकर किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा था तो वह चिराग था। रोहित जानता था कि चिराग उसे कभी धोखा नहीं दे सकता था। चिराग ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बस मगर इतना याद रहे कि दुश्मन को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि आपके पास कोई प्लान भी मौजूद है, वरना वह लोग अलर्ट हो सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिलैक्स रहें तो उन्हें शक हो सकता है। बस मुझे लगता है हमें इस वक्त उन्हें यह दिखाना चाहिए कि कंपनी के शेयर को हासिल करने के लिए आप भी दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। अगर आप इसी तरह घर में अपनी होने वाली बीबी के साथ वक्त गुजारते रहें तो उन्हें शक हो सकता है। रोहित जानता था कि चिराग की बात सही थी। रोहित ने चिराग से कहा, ठीक है, तो फिर एक काम करो, मेरी एक फ्लाइट टिकट बुक करवाओ जापान जाने के लिए। चिराग ने हैरान होकर रोहित से पूछा, तो क्या आप जापान जाने वाले हैं? रोहित ने चिराग की बात को हंसी में टालते हुए कहा, तुमने अभी अभी कहा ना कि मैं अपनी बीबी के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त गुजार रहा हूँ, तो जरा मुझे बताओ कि क्या मैं अपना ये कीमती वक्त जाया करने इस वक्त जापान की टूर करने जाऊंगा? रोहित की गोल गोल बातें चिराग की समझ के बाहर थी। रोहित ने अपनी पूरी बात समझाते हुए कहा, मेरी जगह किसी और को जापान भेज दो। दुश्मनों को शक नहीं होना चाहिए, उन्हें बस यही लगना चाहिए कि फंड की कमी होने के कारण मैं अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स से मिलने जा रहा हूँ। चिराग को रोहित की प्लानिंग बहुत अच्छी लगी। चिराग ने रोहित से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, समझ लीजिए आपका काम हो गया। अब से कुछ ही घंटों में आप एक स्पेशल फ्लाइट पकड़कर जापान के लिए रवाना होने वाले हैं। मगर बस आप इतना याद रखिएगा कि जब तक आप जापान से वापस नहीं आ जाते, आपको दिल्ली में किसी को दिखाई नहीं देना है। रोहित ने चिराग मेहता की बात में हामी भरते हुए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जब रोहित नीचे लिविंग हॉल में गया तो तीनों बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अनिका बड़े ही प्यार से तीनों बच्चों को नाश्ता खिला रही थी। यह सब कुछ देखकर रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे इसी दिन की तलाश में वह आज तक जिंदा था। तीनों बच्चों और अनिका के चेहरे की खुशी देखकर रोहित को लगने लगा था जैसे उसके जीवन को कोई मकसद मिल गया था। रोहित को देखकर जब नौकर दौड़कर रोहित का नाश्ता एक प्लेट में लेकर रोहित के चेहरे के आगे सजाने लगे, तब रोहित ने उन्हें इशारे से वापस जाने को कहा। रोहित ने बड़े ही प्यार से डाइनिंग टेबल पर रखे फल उठाए और अपने हाथों से काटकर प्लेट में सजाकर अनिका के सामने रखे। घर के नौकर रोहित का इस बर्ताव देखकर हैरान रह गए थे। अनिका को भी रोहित का यह बर्ताव गेस्चर काफी अच्छा लगा। अनिका जानती थी कि रोहित ने पहले भी अनिका का काफी ख्याल रखा था, मगर अब धीरे धीरे अनिका को इस बात का एहसास होने लगा था कि रिश्ता शुरू होने से पहले कुछ दिनों जो कुछ भी रोहित ने किया था वह उसका ढोंग नहीं था, बल्कि रोहित सचमुच पूरी जिंदगी अनिका के लिए यह सब कुछ कर सकता था। रिया पिछले कुछ दिनों से स्कूल नहीं गई थी। वह चाहती थी कि अलेक्जेंडर के साथ रहकर वह अलेक्जेंडर के साथ दोस्ती बटाए। रोहित और अनिका को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था। वह दोनों भी यही चाहते थे कि किसी तरह अलेक्जेंडर दोनों बच्चों के साथ घुल मिलकर उनके परिवार का हिस्सा बन जाए। तीनों बच्चे जब नाश्ता करके गार्डन में खेलने चले गए तो रोहित ने अनिका को एक कोने में ले जाते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझे 2 दिनों के लिए बाहर जाना होगा, एक ऐसी जगह जहां मुझे कोई देख न सके। अनिका हैरान होकर रोहित को देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित आखिर ऐसा क्यों कह रहा था। अनिका जानती थी कि कंपनी में हो रही उथल पुथल को लेकर रोहित काफी परेशान था। अनिका तुरंत समझ गई कि शायद यह रोहित के प्लानिंग का हिस्सा था। अनिका ने रोहित से पूछा, क्या तुम ऐसी कोई जगह जानते हो? रोहित ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, फिलहाल तो कुछ सोचा नहीं है। क्या इसमें तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो? अनिका ने रोहित से कहा, हाँ,
मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए शहर से बाहर एक छोटा सा विला खरीदा है, जिसके बारे में मैंने अभी किसी से नहीं बताया। तुम चाहो तो कुछ दिन वहाँ गुजार सकते हो। हाँ, विला अभी पूरी तरह से खाली है, ना तो कोई फर्नीचर है ना ही कोई बेड है। हाँ, एक कमरे में पंखा जरूर लगाया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए वहाँ मैनेज कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। अगर तुम चाहो तो हम कुछ बेसिक सामान खरीद कर वहाँ तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर सकते हैं। रोहित ने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, नहीं, वैसे मुझे वहाँ रहने के लिए ऐसो आराम की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझसे वादा करती हो कि तुम मुझे वहाँ रोज मिलने आया करोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिका जानती थी कि रोहित अपने अधूरे मकसद को पूरा करने की जल्दीबाजी में था। अनिका ने रोहित को अपने आप से दूर धकेलते हुए कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी उस विला की चाबी लेकर आती हूँ। अनिका अपने कमरे में गई और चाबी लेकर फिर से रोहित के पास आ गई। रोहित ने गार्डन में खेल रहे बच्चों को गुड बाय कहा और अनिका के साथ कार में बैठकर वहां से निकल गया। मारवा हाउस से 1.5 घंटे की दूरी पर था किला। ऐसा लग रहा था जैसे विला जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। आसपास और कोई प्रॉपर्टी नजर नहीं आ रही थी। जब कार विला के अंदर पहुंची तो जगह को देखकर रोहित काफी इम्प्रेस हो गया। यह जगह एक झरने के पास बनी हुई थी। रोहित को जिस तरह का हाइट आउट चाहिए था, यह बिल्कुल उसी तरह का हाइट आउट था, जहां कोई रोहित को देख नहीं पाता। रोहित जानता था कि ऐसी जगह पर रोहित अगले कुछ दिनों तक बिल्कुल सेफ रह सकता था। रोहित के कमरे में एक गद्दा और कुछ बेसिक सामान की सजावट करने के बाद अनिका जब कमरे से बाहर जाने लगी, तब रोहित ने अनिका को कमर से पकड़ लिया और जोर से अपनी ओर खींच लिया। अनिका की सांसें तेज होने लगी थी। अनिका जानती थी कि रोहित जिस मौके की तलाश में था, वह मौका उसे मिल गया था। रोहित जिस तनाव से गुजर रहा था, ऐसे में अनिका रोहित को नाराज नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे रोहित ने अनिका को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और अनिका अपने बाल बांधती हुई कमरे से बाहर निकली। अनिका के बाहर निकलते ही मुस्कुराते हुए रोहित ने अनिका को रोकते हुए पूछा, क्या तुम अब मुझसे प्यार करती हो? अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, मेरे लिए प्यार करने के लिए जिस्मानी करीबी जरूरी नहीं है। हाँ, मगर तुम्हारी हरकतें देखकर लग रहा है तुम्हारे लिए प्यार का सिर्फ यही मतलब है। तो अब अगर आपका मतलब पूरा हो गया हो तो क्या मैं यह समझूं कि तुम्हारा प्यार भी पूरा हो गया? रोहित ने अनिका के पास जाकर उसे फिर से गले लगाते हुए कहा, मैं तुमसे जिंदगी भर प्यार करता रहूंगा। यह वादा किया है मैंने तुमसे और यह वादा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। रोहित के चेहरे को देखकर अब लग रहा था जैसे उसने अपनी जिंदगी का आखिरी मकसद भी पा लिया था। रोहित की फैमिली अब पूरी हो गई थी। रोहित की बातें सुनकर अनिका के गाल शर्म से लाल हो गए थे। रोहित को एक हल्का सा धक्का देते हुए अनिका सीधे विला से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठकर वहां से चली गई। रोहित मुस्कुराता हुआ वहीं बालकनी से अनिका की कार को जंगलों के पेड़ के बीच में गायब होते हुए देख रहा था। अनिका घर वापस लौट लैपटॉप पर अपना काम करने लगी। तभी नन्ही सी रिया ने अनिका के पास आकर पूछा, मम्मा, डैड कब तक घर वापस लौट जाएंगे? अनिका के पास रिया के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह नहीं जानती थी कि आखिर कितने दिन तक रोहित उस बिल्ला में छुपने वाला था। अनिका यह भी नहीं जानती थी कि इस वक्त बिल्ला में छुपकर रोहित क्या हासिल करना चाहता था। अनिका ने रिया से कहा, डैड बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हैं, काम पूरा होते ही वापस आ जाएंगे। अनिका जब भी झूठ बोलती थी, आर्यन को यह महसूस हो जाता था कि उसकी मॉम सच नहीं बोल रही थी। अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर रिया के ठीक पीछे खड़ा आर्यन समझ चुका था कि जरूर कोई गड़बड़ थी। इससे पहले कि आर्यन अनिका से कोई सवाल पूछ पाता, भूमिका तेजी से घर के अंदर दाखिल हुई और अनिका के पास आकर कहने लगी, अनिका, क्या तुम लोग मुझे अपने फैमिली का हिस्सा नहीं समझते? अचानक ही भूमिका की ऐसी बात सुनकर अनिका चौंक गई। भूमिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर मेरा भाई इतनी बड़ी मुसीबत में है, उसे पैसों की जरूरत है, तो क्या वह मुझसे कह नहीं सकता था? इस तरह लोगों के सामने हाथ फैलाने का क्या मतलब है? अनिका खुद भी नहीं जानती थी कि भूमिका अचानक ही क्या बातें कर रही थी।
भूमिका ने अनिका को समझाते हुए कहा, देखो अगर पैसों की जरूरत है तो मुझसे कह सकते हो। भले ही मेरी नौकरी से मैं जो कमाती हूँ वह सारे पैसे तो लिपस्टिक और नेल पॉलिश खरीदने में खर्च हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि मैं मेरे भाई के कोई काम नहीं आ सकती। इतनी खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, बड़े से बड़े खानदान के लड़के मुझसे शादी करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। बस तुम लोग इशारा करो, मैं अपने भाई की मदद करने के लिए एक समझौते की शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। दहेज में लड़का मुझे जो कुछ भी देगा उन पैसों से हम कंपनी के शेयर खरीद लेंगे और रोहित को इस मुसीबत से बाहर निकाल लेंगे। भूमिका की यह बात सुनते ही अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनिका को इस तरह रिएक्ट करते हुए देखकर भूमिका ने कहा, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? क्या मुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझसे शादी करने के लिए कोई लड़का मुझे दहेज नहीं देगा? तुम जानती नहीं हो, रईस से रईस खानदान के लड़के मेरे साथ डेट पर जाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर मैं किसी के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाऊं तो वह अपने पुरखों की सारी दौलत लुटाने के लिए तैयार हो जाएगा। भूमिका की स्पीड देखकर अनिका ने धीरे से ताली बजाई और भूमिका से कहा, यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कभी रोहित के बिजनेस में इंटरफियर करने की कोशिश नहीं की है। आई एम सॉरी, रोहित अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करने के लिए काबिल है, उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। भूमिका ने अनिका का एक हाथ पकड़ा और उसे कोने में ले गई। बच्चों से दूर जाने के बाद धीमी आवाज में भूमिका ने अनिका से कहा, क्या तुम जानती हो रोहित इस वक्त जापान गया है? इस वक्त फ्लाइट में भी बैठ चुका होगा। मैंने सुना है कि जापान जाकर वह अपने इन्वेस्टरों के सामने पैसे के लिए भीख मांगने वाला है, ताकि वह उन पैसों से कंपनी के शेयर खरीदकर कंपनी में अपनी पोजीशन बनाए रखे। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कुछ ही सेकंड में रोहित से यह सब कुछ छीन जाएगा? अनिका ने भूमिका की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं यह रिश्ते में इसलिए नहीं आई हूँ क्योंकि मुझे रोहित की दौलत में दिलचस्पी है और मैं जानती हूँ कि रोहित एक काबिल बिजनेसमैन है। तुम फिक्र मत करो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। अनिका की बात और चेहरे का कॉन्फिडेंस देखकर भूमिका ने हैरान होकर अनिका से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अभी भूमिका का सवाल पूरा ही हुआ था कि अनिका का मोबाइल फोन बजने लगा। अनिका की मोबाइल स्क्रीन पर रोहित का नंबर फ्लैश होने लगा, जिसे देखकर भूमिका हैरान रह गई। भूमिका ने अनिका से कहा, जहां तक मुझे पता है रोहित इस वक्त फ्लाइट में होना चाहिए, फिर वह तुम्हें फोन कैसे करने लगा? अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित इस वक्त लोगों को बताना नहीं चाहता था कि वह यहीं दिल्ली में मौजूद था, इसलिए तुरंत अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट करके फोन अपनी जेब में रख लिया। फिर भूमिका ने कहा, नहीं नहीं, यह रोहित का फोन नहीं है। भूमिका हैरान हो गई। भूमिका ने अनिका से कहा, कैसी बात कर रही हो तुम? मैंने खुद अभी अभी स्क्रीन पर रोहित का नाम पढ़ा। अगर वह इस वक्त प्लेन में बैठा है तो तुम्हें फोन कैसे कर रहा है? अनिका ने बात छुपाने के लिए भूमिका से कहा, अरे वह दरअसल यह कोई और रोहित है जिसका अभी अभी मुझे कॉल आ रहा था। अनिका के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर भूमिका समझ गई थी कि अनिका जरूर उससे कुछ न कुछ छुपा रही थी, मगर भूमिका ने ज्यादा आर्गुमेंट ना करते हुए अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखो अगर कोई भी ऐसी बात हो तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करना। तुम दोनों के लिए मुझसे जो भी हो सकेगा मैं जरूर करूंगी। और हाँ, मुझसे यह बातें छुपाना छोड़ दो। तुम मेरी दोस्त हो, मुझसे अपने दिल की बातें शेयर कर सकती हो। यह कहने के बाद भूमिका वहां से चली गई। अनिका ने जल्दी से अपना फोन निकाल कर देखा। रोहित ने अनिका को मैसेज में लिखा था, यहाँ मुझे बड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है, क्या तुम कल कुछ घंटों के लिए यहाँ आ सकती हो? अनिका जानती थी कि उसने जो बिल्ला खरीदा था वह शहर से काफी दूर था और वहाँ घने जंगल के अलावा कुछ नहीं था। न तो घर में टेलीविजन था और न ही वहाँ इंटरनेट का सिग्नल था। अनिका ने अपने मोबाइल में मैसेज टाइप करते हुए रोहित को लिखा, ठीक है, सुबह बच्चों को खाना खिलाने के बाद वहाँ आ जाऊंगी। इसके बाद अनिका ने अपना फोन अपने पर्स में रख लिया। रात को बच्चों के साथ कुछ गेम खेलने के बाद अनिका ने तीनों बच्चों को सुला दिया। अनिका काफी देर तक अलेक्जेंडर के सर पर हाथ फेरती रही।
अनिका को अब दिन रात सिर्फ एक ही बात की चिंता हो रही थी कि वह किस तरह एलेक्जेंडर को बचाने के लिए V16 पावर ड्रग के आखिरी डोज तक पहुंच सके। बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद अनिका ने नौकरों को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि किस वक्त उन्हें बच्चों को खाना खिलाना है और किस वक्त उन्हें सुलाना है। बच्चों को गार्डन में खेलता हुआ देखकर अनिका अपना लैपटॉप लेकर अपनी कार में जाकर बैठ गई। कार में बैठते ही रोहित को मैसेज किया कि वह बिल्ला पर आने के लिए मारवा हाउस से निकल चुकी है। जैसे ही अनिका की कार तेजी से मारवा हाउस से बाहर निकली, अचानक पार्किंग लॉट से एक और कार अनिका की कार का पीछा करते हुए मारवा हाउस से निकली। अनिका की ड्राइविंग स्पीड काफी ज्यादा तेज थी, इसलिए जो कार पीछा कर रही थी वह अनिका की कार की स्पीड के साथ मैच नहीं कर पा रही थी। किसी तरह उस कार ने अनिका की कार पर नजरें टिकाए रखी और काफी देर तक अनिका की कार का पीछा करते हुए वह कार जंगलों के रास्ते अनिका के बनाए हुए खास बिल्ला की ओर पहुंचने लगी। जैसे ही अनिका की कार उस बिल्कुल वीरान बिल्ला के गेट के अंदर गई, पीछा करती हुई कार धीरे से बिल्ला के कुछ दूर आकर ठहर गई। उस कार का जैसे ही दरवाजा खुला, एक के बाद एक 3 औरतें उस कार से बाहर निकली। सबसे पहले ड्राइवर ने रोहित की दादी माँ को सहारा देते हुए कार से बाहर उतारा। दादी माँ के पीछे देविका और आयशा भी कार से बाहर निकले। तीनों के चेहरे पर काफी हैरानी नजर आ रही थी। दादी माँ अनिका को बिल्ला अंदर जाते हुए देखकर काफी परेशान नजर आ रही थी। तभी धीमी आवाज में देविका ने दादी माँ से कहा, मैंने कहा था ना, आपसे जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। देखो, आप लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया कि आपकी होने वाली बहू क्या गुल खिला रही है। अभी रोहित को शहर से बाहर गए कुछ घंटे भी नहीं बीते थे कि इस लड़की ने अपने आशिक के साथ गुल खिलाना शुरू कर दिया। दादी माँ ने जैसे ही देविका की यह सारी बातें सुनी, उन्होंने शर्म से अपना सर झुका लिया। ऐसा समझ नहीं पा रही थी कि वह इस बात पर देविका को क्या कहती, और कुछ भी था वह उसकी आंखों के सामने हो रहा था। भले ही आयशा जानती थी कि अनिका रोहित को कभी धोखा नहीं दे सकती थी, मगर इस वक्त उसके पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं था। जबकि देविका ने दादी माँ के मन में यह शक पैदा कर दिया था कि अनिका चोरी चुपके अपने किसी आशिक से मिलने जाती है। देविका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आयशा की ओर देखकर कहा, अगर तुम अपने बेटे से प्यार करती हो तो तुम जरूर चाहोगे कि तुम्हारा बेटा जिससे अपना जीवन साथी चुने वह उससे हमेशा वफादार रहे। ये इस किस्म की लड़की किसी की सगी नहीं होती। पैसों के लिए शायद वह तुम्हारा और रोहित का साथ दे रही है, मगर उसका मन कहीं और लगा हुआ है। अब तुम ही बताओ, क्या तुम्हारा बेटा ऐसी लड़की के साथ शादी करके कभी सुखी रह पाएगा? तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी दुश्मन हूँ, मगर ऐसा नहीं है। मैंने हमेशा ही मारवा खानदान का भला चाहा है और मैं नहीं चाहती कि इस तरह की कोई लड़की हमारे खानदान का हिस्सा बनकर हमारा सर शर्म से झुका दे। दादी माँ एक लकड़ी का सहारा लेकर खड़ी थी। उस लकड़ी को जमीन पर पटकते हुए दादी माँ ने आयशा की ओर देखकर कहा, यकीन नहीं होता मुझे, जिस लड़की के पीछे रोहित दीवाना बना घूमता है वह लड़की उसी के पीठ पीछे ऐसे काम करती है। मैं रोहित की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। आज इस लड़की का असली चेहरा दुनिया के सामने मैं ला कर रहूंगी और रोहित को अपनी ही जिंदगी बर्बाद करने से रोक कर रहूंगी। चलो इसी वक्त इस बंगले में जाकर मुझे देखना है कि आखिर कौन है वह आदमी जिसके लिए अनिका ने मेरे रोहित को धोखा दिया है। मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर ऐसी क्या खूबी है उस लड़के में जो मेरे रोहित में नहीं है। जैसे ही दादी माँ ने फिर से कार में बैठने के लिए कार का दरवाजा खुलने का इशारा किया, आयशा ने दादी माँ को रोकते हुए कहा, देखिए, इस तरह बिना इजाजत किसी की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करना ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ अनिका को बहुत अच्छी तरीके से, वो ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं कर सकती। हो सकता है वह किसी निजी कारण से किसी को मिलने गई हो। हमें इस तरह से उस पर शक करके जबरदस्ती बंगले के अंदर नहीं घुसना चाहिए। आयशा की यह बात सुनते ही दादी माँ ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए आयशा से कहा, किस तरह की माँ हो तुम? तुम्हारा बेटा जिसे जी जान से प्यार करता है, जिसके साथ शादी करके अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है, उस लड़की को इस तरह देखकर भी तुम्हें कुछ नहीं होता? मैं जानती हूँ कि तुम कई सालों तक रोहित से दूर रही हो, मगर यह मत भूलो
कि तुम एक माँ हो। तुमने जन्म दिया है रोहित को। क्या तुम्हारे मन में रोहित के लिए कोई इमोशंस नहीं बचे हैं? आयशा ने दादी माँ से कहा। देखिए, बात वह नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अनिका को। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मुझे यकीन है। देविका ने आयशा की बात बीच में काटते हुए कहा। अगर इतना ही यकीन है अपनी होने वाली बहू पर, तो फिर चलो अंदर चलकर देख लेते हैं कि तुम्हारा यकीन सच है या नहीं। देविका की बातें सुनकर दादी माँ की सांसें तेज हो रही थी। उनके चेहरे से यह साफ पता चल रहा था कि उन्हें इस वक्त अनिका की हरकतों पर काफी गुस्सा आ रहा था। अचानक ही दादी माँ ने कार में पड़ा अपना फोन ड्राइवर से मंगवाया और अपने फोन से एक नंबर डायल करने लगी। आयशा अच्छी तरह से जानती थी कि दादी माँ क्या करना चाहती थी, इसलिए उनके हाथों से हिम्मत करके फोन छीनते हुए आयशा ने दादी माँ से कहा, देखिए, प्लीज रोहित को कॉल करके इस वक्त डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि रोहित इस वक्त किन परिस्थितियों से घिरा हुआ है। इस वक्त ऐसी बातें करके हमें उनकी परेशानी और नहीं बढ़ानी चाहिए। हालांकि दादी माँ ने सबके सामने कहा था कि अगर रोहित आयशा का साथ देना चाहता है तो दादी माँ अपने बेटे हंसराज का साथ देगी। मगर यह बात तो आयशा भी अच्छी तरह जानती थी कि दादी माँ हमेशा से ही रोहित के लिए ज्यादा इमोशनल थी। दादी माँ के चेहरे की परेशानी पढ़कर आयशा ने दादी माँ से कहा, चलिए मान लेते हैं इस वक्त आप रोहित को सब कुछ बता देती हैं, तो क्या इस वक्त रोहित गुलेरिया परिवार का साथ छोड़ सकता है? दादी माँ अच्छी तरह से जानती थी कि हंसराज मारवा के साथ जंग जीतने के लिए रोहित को गुलेरिया परिवार की कितनी ज्यादा जरूरत थी। आयशा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए, अगर आप यह समझती हैं कि आपका रोहित पर मुझसे ज्यादा अधिकार है और आप रोहित को मुझसे ज्यादा समझती हैं, तो अपने रोहित पर भरोसा रखिए। रोहित इतना समझदार है कि अपनी पर्सनल लाइफ की उलझने वह खुद सुलझा सकता है। जो कुछ भी करना होगा वह रोहित खुद कर लेगा। थोड़ा वक्त बीतने दीजिए, फिर सब कुछ साफ साफ नजर आने लगेगा। दादी माँ चाहे अपने हिस्से की कंपनी शेयर रोहित और हंसराज मारवा के बीच चल रही जंग में दादी माँ हंसराज के सपोर्ट में इस्तेमाल करती, मगर दादी माँ बचपन से रोहित को एक माँ बनकर पाला था और वह भी अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित इस वक्त काफी परेशानियों से गुजर रहा था। इसलिए दादी माँ ने अपने हाथों में फोन को जोर से कसकर पकड़ लिया और अपना फोन फिर से ड्राइवर के हाथ में थमा दिया। दादी माँ को ऐसा करता हुआ देखकर देविका ने दादी माँ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलिए ठीक है, आप यह सब कुछ इस वक्त रोहित को मत बताइए, मगर अंदर चलकर देख तो लीजिए कि आखिर वह लड़की किसके साथ ऐश कर रही है। उसके बाद वक्त आने पर सब कुछ रोहित को बता दीजिएगा। आयशा ने इस बार देविका के सामने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तुम मेरे बेटे को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? सालों पहले एक शादीशुदा मर्द के साथ संबंध बनाकर तुमने एक हंसते खेलते परिवार में आग लगाने की कोशिश की थी और इसलिए शायद तुम्हें हर औरत में वही चेहरा नजर आता है जो तुम खुद हो। मगर अनिका तुम जैसी नहीं है, यह बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आयशा की यह बात देविका को तीर की तरह चुभी थी। देविका भी अब तक यह जान चुकी थी कि मन ही मन दादी माँ आयशा को ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी। दादी माँ की नजरों में आज भी देविका का स्थान घर की बहू के रूप में नहीं था। कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद दादी माँ ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी वापस घर ले चलो। दादी माँ का ऑर्डर सुनते ही ड्राइवर ने दादी माँ की पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर दादी माँ को कार के अंदर बिठाया। देविका अब जोर जोर से चीख चीख कर कहने लगी, यह क्या कह रही है माँ? देखिए, सबूत हमारे सामने है। अंदर चलकर उस लड़की का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाना हमारा फर्ज है। रोहित की जिंदगी बचाना आपके हाथ में है। अब इतने नजदीक पहुंचकर भी हम इस लड़की की करतूतों पर अनदेखी करेंगे तो यह हमारे खानदान के लिए काफी शर्मजनक होगा। दादी माँ जैसे ही कार में बैठी, आयशा भी जल्दी से ठीक दादी माँ के बगल में जाकर बैठ गई। ड्राइवर कुछ देर तक देविका के अंदर बैठने का इंतजार करता रहा। जब देविका बाहर खड़ी दादी माँ को उस सुनसान बंगले के अंदर जाने की जिद करती रही, तब दादी माँ ने ड्राइवर के कंधे पर अपनी लकड़ी थपथपाते हुए कहा, चलो ड्राइवर, हमें अभी के अभी निकलना है यहाँ से। जैसे ही देविका ने ड्राइवर को कार शुरू करते देखा, देविका दौड़कर कार के अंदर बैठ गई।
देविका काफी हैरानी से पीछे बैठी दादी माँ को देखती रही। देविका ने दादी माँ से कहा, यह अच्छा नहीं किया आपने। अरे सबूत हमारे सामने था, हमें बस एक कदम उठाना था। मुझे पता नहीं कि यह और माँ होने के बावजूद अपनी बहू की ऐसी हरकतों पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों कर रही हैं। दादी माँ के मन में भी इस वक्त वह सारी बातें चल रही थी जो देविका कह रही थी, मगर दादी माँ अपनी ही ममता के हाथों मजबूर थी। वो रोहित को ऐसी सिचुएशन में और ज़्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। जैसे ही कार मारवा हाउस पहुंची, दादी माँ अपने केयरटेकर के साथ अपने कमरे में चली गई। हैरान देविका काफी देर तक कार से उतरकर दादी माँ को जाते हुए देखती रही। देविका को ऐसा लग रहा था जैसे हाथ आई बाजी उसके हाथ से निकल गई थी। कुछ देर बाद अचानक एक घर का नौकर आयशा के पास आया और उसे एक तस्वीर दिखाने लगा। वह तस्वीर देखकर आयशा चौंक गई। प्लीज आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड करके ना देखें। इतना मेहनत करती हूँ, मेरे पास भी बच्चे हैं, क्या आप मेरी प्रॉब्लम को समझें।